हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, साउंड। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो ग्रेविटेशन चैप्टर थे वो भी कंप्लीट किए, वर्क एंड एनर्जी वो भी कंप्लीट किया, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन सब करवा दिए। ठीक है, इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 साउंड। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी का ये चैप्टर है। इस चैप्टर में बेसिकली क्या है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड में क्या क्या चीज़ें जैसे पढ़ने लायक होती है, जैसे कि एम्पलीट्यूड उसका कितना होता है, ठीक है, उसका वाइब्रेशन कितना होता है, मतलब उसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वे सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चीज़ हम स्टार्ट करते हैं। हम रोज़ की रोज़ कोई ना कोई साउंड सुनते हैं, ठीक है, जैसे कि ह्यूमंस की, बर्ड्स की, बेल्स, मशीन्स, व्हीकल्स, टेलीविजन्स, रेडियोस, ठीक है, सबकी सुनते हैं। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या होता है? साउंड एक एनर्जी का फॉर्म होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे कानों में सेंसेशन पैदा होती है। ठीक है, सेंसेशन। देयर आर ऑल्सो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी और भी टाइप्स की होती है, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी। ठीक है, हमने मैकेनिकल एनर्जी की पहले चैप्टर बात की है। ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा था? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जो कि क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जब हम क्लैप करते हैं, ताली बजाते हैं, एक साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक, कैन यू प्रोड्यूस साउंड विदाउट यूटिलाइजिंग योर एनर्जी? आप अपनी एनर्जी को बिना यूज़ किए क्या आवाज़ प्रोड्यूस कर सकते हो? ठीक है, अब आवाज़ प्रोड्यूस करने के लिए अपनी एनर्जी का कौन सा फॉर्म यूज़ करते हो? ठीक है, इस चैप्टर में हम ये सारे क्वेश्चन का आंसर करेंगे और ये पढ़ेंगे कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है और ये एक मीडियम में कैसे जाती है, हमारे कान तक कैसे पहुंचती है। ठीक, यहाँ पे एक एक्टिविटी है ट्यूनिंग फॉर्क की। ट्यूनिंग फॉर्क एक ऐसी चीज़ होती है जो कि मतलब लैब्स वगैरह में मिलती है। ठीक है, इसके अंदर हम इसको हिलता हुआ वाइब्रेशंस इसमें हम देख सकते हैं। हमें एक ट्यूनिंग फॉर्क लेना है और उसको वाइब्रेट करवाना है। उसको या तो रबर पैड की वजह से आप वाइब्रेट करवा सकते हो, हिला के वाइब्रेट करवा सकते हो। ठीक है, जब वाइब्रेट करता है तो कुछ आवाज़ होती है। टेक वन ऑफ द प्रोंग्स ऑन द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क विद द फिंगर एंड शेयर द एक्सपीरियंस विद फ्रेंड्स। इनमें से जब वाइब्रेट करता है, एक के ऊपर आप फिंगर लगाओ, फिर जब फील करो अपने फ्रेंड्स को बताओ। अब क्या करना है हमें? सस्पेंडेड टेनिस बॉल, हमें एक टेनिस बॉल से लटका देनी है और किसी भी स्मॉल प्लास्टिक बॉल या फिर ऐसी कोई बॉल लटका देनी है एक थ्रेड से। ठीक है, अभी बड़े नीडल की हेल्प से और बड़ा थ्रेड की हेल्प से हमें क्या करना है? एक कोने पे गांठ बांध देनी है या नॉट लगा देनी है। ठीक, अब हमें उस बॉल को इस तरीके से मारना है कि वो ट्यूनिंग फॉर्क के प्रोंग को टच करे, मतलब उसको जाके टकराए। ठीक है, अब क्या होगा? ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट होगा इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक सेकेंड एक्टिविटी है। मतलब ये एक्टिविटी सिर्फ ये देखने के लिए थी कि वाइब्रेशंस कैसे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी है, ये भी ट्यूनिंग फॉर्क की है। हमें क्या करना है? पानी भर लेना है किसी बीकर में, कितना? ब्रिम तक, मतलब कि ऑलमोस्ट ऊपर तक भर लेना है। फिर हमें क्या करना है? जेंटली टच द वाटर सरफेस विद वन ऑफ द प्रोंग्स ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क। अब जो ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर रहा है, हमें उसका एक प्रोंग्स जो है पानी को टच करवाना है। अब क्या करना है? अब उस पानी के अंदर उसको डिप कर देना है। अब हम देखेंगे क्या होगा। पानी के अंदर भी वाइब्रेशंस हमें देखने को मिलेंगी। वन ऑफ द प्रोंग्स ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क टचिंग द वाटर सरफेस, डायग्राम में जैसे दिया हुआ है। और अब हमें क्या करना है? मतलब हम दूसरे दोनों भी अगर लाएंगे तो अलग हमें कुछ देखने को मिलेगा। फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज़ व्हाट डू यू कंक्लूड? कैन यू प्रोड्यूस साउंड विदाउट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट? क्या हम बिना किसी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं? ठीक है, इन एक्टिविटीज़ में हमने क्या देखा? हमने एक ट्यूनिंग फॉर्क को स्ट्राइक करके साउंड को प्रोड्यूस किया। ठीक है, हम उसको और भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्लग करके, उसको खींच के, स्क्रैच करके, रब करके, ब्लो करके, और किसी ऑब्जेक्ट्स को टकरा के हमें आवाज़ प्रोड्यूस करवा सकते हैं। एज पर द अबव एक्टिविटीज़ व्हाट डू वी डू टू द ऑब्जेक्ट्स? हमने इन एक्टिविटीज़ में बेसिकली क्या किया? ऑब्जेक्ट्स के साथ क्या किया? वी सेट द ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेटिंग एंड प्रोड्यूस साउंड। हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करवाया, साउंड प्रोड्यूस करवाई। वाइब्रेशन मीन्स अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन मीन्स आगे पीछे मोशन। टू एंड फ्रो एक इडियम है जो कि यूज़ करते हैं आगे पीछे के लिए। ठीक है, द साउंड ऑफ द ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन द वोकल कॉर्ड। ह्यूमन की वॉइस की साउंड कैसे आती है? मैं बोल रही हूँ हम तक कैसे पहुँच रही है? क्योंकि वोकल कॉर्ड्स यहाँ पे वाइब्रेट कर रहे हैं। जब भी कोई बर्ड जो है अपने विंग्स को फ्लैप करता है तब भी हमें कोई आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, जब कोई बी जो है बजिंग साउंड प्रोड्यूस करती है वो भी हमें सुनाई देती है। स्ट्रैच्ड रबर बैंड व्हेन यू प्लग टू वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूस साउंड।
कोई जो रबर बैंड है वो हम स्ट्रेच करते हैं, वो भी साउंड प्रोड्यूस करता है। अगर हमने नहीं किया तो हम उसको कर भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी है जिसमें हमें क्या करना है, अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की लिस्ट बनानी है और हमें वो उनकी वाइब्रेशंस को डिस्कस करना है फ्रेंड्स। अब हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। क्या टॉपिक है हमारा? प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। देखो, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। साउंड कब प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, हमने अभी यही पढ़ा। मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ मीडियम। इसके अंदर पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है पढ़ने का? मीडियम। मीडियम क्या होता है? जिसके अंदर से आवाज़ जा रही है, जिसके थ्रू आवाज़ मूव कर रही है, ठीक है, वो मैटर, वो सब्सटेंस जिसके अंदर आवाज़ ट्रांसमिट होती है, ट्रैवल करती है, उसको बोलते हैं मीडियम। मीडियम हमारा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, ठीक है। साउंड मूव्स थ्रू अ मीडियम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द लिसनर। साउंड जहाँ से जनरेट हो रही है और जहाँ पे हम इसको सुन रहे हैं, ठीक है, ईयर है, जहाँ पे हम इसको सुन रहे हैं, ये हमारा लिसनर है, यहाँ तक क्या करती है? आवाज़ ट्रैवल करती है। जिस मीडियम में वो ट्रैवल कर रही है वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ओके। When an object vibrates, it sets the particle of the medium around it vibrating. जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करती है, उसके आसपास के जो पार्टिकल्स हैं वो भी वाइब्रेट करने लग जाते हैं। The particles do not travel all the way from the vibrating object to the ear. अब ये जो पार्टिकल्स हैं आसपास वाले पूरे टाइम नहीं रहते, मतलब पूरे टाइम ही वाइब्रेट नहीं करते हैं। मतलब मेन तो क्या है जो वाइब्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है, जहाँ से आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है ईयर तक पूरा टाइम वाइब्रेशन होती रहती है। लेकिन इनके आसपास के भी पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। ये पार्टिकल्स इधर तक वाइब्रेशन करेंगे। अब ये पार्टिकल्स यहाँ तक वाइब्रेट नहीं करेंगे, इधर ही करेंगे, ठीक है। पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन कॉन्टैक्ट द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज द फर्स्ट डिस्प्लेड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब जो चीज़ वाइब्रेट कर रही है उसके साथ कॉन्टैक्ट में जो मीडियम है, ठीक है, उसके साथ कॉन्टैक्ट में जो भी मीडियम है, अब वो क्या करता है, अपनी पोजीशन से हट जाता है, मतलब वहाँ पे वो वाइब्रेट नहीं करता। एज अ रिजल्ट ऑफ विच द एडजेसेंट पार्टिकल गेट डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पोजीशन टू द रेस्ट। जिसकी वजह से क्या होता है, हर पार्टिकल जो है, हर पार्टिकल मतलब यहाँ तक पहुँची, वो आवाज़ आगे पहुँचाई, आगे पहुँचाई, वहाँ आगे पहुँचाई, ऐसे कॉन्स्टेंटली ये एडजेसेंट पोजीशन से हिलता रहता है, चलता रहता है, डिस्प्लेस होता रहता है। आफ्टर डिस्प्लेसिंग द एडजेसेंट पार्टिकल द फर्स्ट पार्टिकल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जैसे ही आवाज़ इसके पास पहुँचाता है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है। The process continues in the medium till the sound reaches your ear. ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू रहता है? जब तक कि आवाज़ हमारे ईयर तक नहीं पहुंच जाती। The disturbance created by a source of sound in the medium travel through the medium and not the particles of the medium. मतलब किसी भी आवाज़ के अंदर अगर कोई डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रही है, वो किस में होती है? मीडियम में। मीडियम के अंदर वो डिस्टर्बेंस होती है, मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनमें नहीं होती है। गॉट इट? अब वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस दैट मूव्स थ्रू अ मीडियम। वेव जो होती है, वेव क्या होती है? देखो, बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इस चैप्टर के अंदर, ये होती है एक वेव। इसको बोलते हैं जो ऊपर वाला, मतलब इस एक को बोलते हैं क्रेस्ट, एक को हम बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। अपर एम्पलीट्यूड, लोअर एम्पलीट्यूड, ठीक है, इसको बोलते हैं एक वेव। A wave is a disturbance that moves through a medium when the particles of the medium set neighboring particles into motion. वेव क्या होती है? डिस्टर्बेंस होती है जो एक मीडियम के अंदर मूव करती है। जब कोई भी पार्टिकल्स अपने नेबरिंग पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करते हैं, फिर मोशन में लाते हैं, तब वेव उनको डिस्टर्ब करती है। देन टर्न प्रोड्यूस सिमिलर मोशन इन अदर्स। जिसकी वजह से क्या होता है, आपस के जो पार्टिकल्स है वो भी मोशन में आ जाते हैं। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट मूव फॉरवर्ड देमसेल्व्स। जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के, खुद आगे नहीं जाते हैं, ठीक है, अपने आप नहीं जाते हैं। बट द डिस्टर्बेंस इज कैरिड फॉरवर्ड। लेकिन डिस्टर्बेंस आगे तक जाता है। मतलब कि अगर ये कोई मतलब यहाँ से यहाँ तक हमें आवाज़ पहुँचानी है, यहाँ के जो पार्टिकल्स है वाइब्रेट कर रहे हैं, अब यहाँ पे जो डिस्टर्बेंस हो वो आगे पहुँचेगा, ये आगे मतलब ये पार्टिकल आगे नहीं जा रहा है, सिर्फ डिस्टर्बेंस को आगे पहुँचा रहा है, जो कि आगे वाले पार्टिकल्स आगे पास कर रहे हैं, ठीक।
दिस इज़ वॉट हैपन्स ड्यूरिंग प्रोपेगेशन ऑफ अ साउंड इन मीडियम। यही होता है मतलब किसी भी साउंड का प्रोपेगेशन, ठीक है। एंड साउंड कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ वेव, इसलिए हम साउंड को एज अ वेव की तरह विजुअलाइज कर सकते हैं। साउंड वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन मीडियम एंड कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। साउंड वेव्स जो हैं मोशन ऑफ पार्टिकल्स से कैरेक्टराइज होते हैं, मतलब साउंड वेव्स का एक कैरेक्टर है कि पार्टिकल्स मोशन में रहते हैं, मोशन करते हैं, ठीक है, मीडियम में, और उनको मैकेनिकल वेव्स भी बोलते हैं। अब आता है हमारा मीडियम। एयर जो होता है ना सबसे कॉमन मीडियम होता है, सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मीडियम होता है जिसमें से साउंड ट्रेवल होती है। मैं बोल रही हूँ, आपके पास आवाज़ आ रही है, आप अपने मोबाइल में वीडियो देख रहे हो, ये आपके पास आवाज़ आ कैसे रही है, क्या मीडियम है? फ़ोन से लेके आपके कान के बीच में मीडियम क्या है? एयर है, ठीक है। मैंने वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड, जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही है वो आगे जाती है, आगे पुश करती है। इट पुश एंड कंप्रेसेस द एयर इन फ्रंट ऑफ इट क्रिएटिंग रीजन ऑफ हाई प्रेशर, जिसकी वजह से आगे क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है और उस रीजन को बोलते हैं कॉम्प्रेशन, ठीक है। जैसे कि देखो, जब ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर रहा है, इधर के जो पार्टिकल्स हैं मोशन में आ जाते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्प्रेशन। क्या बोलते हैं? कॉम्प्रेशन। और ये जो इसके बाद जो पार्टिकल्स दूर दूर हो जाए इसको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। दिस कॉम्प्रेशन स्टार्ट्स टू मूव अवे फ्रॉम वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ये जो कॉम्प्रेशन है इस मूविंग ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेटिंग, इससे दूर होने लग जाता है, दूर होता रहता है, होता रहता है, ठीक है। जैसे वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट पीछे जाती है, जैसे वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट पीछे जाती है, ये पीछे गई तो एक अलग रीजन बनता है, मतलब कि एक लो प्रेशर का एरिया बनता है जिसको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। एज द ऑब्जेक्ट मूव्स बैक एंड फोर्थ रैपिडली, जैसे वो आगे पीछे, जैसे ही आगे आएगा कॉम्प्रेशन बनेगा, जैसे पीछे जाएगा रेयर फ्रैक्शन बनेगा, फिर आगे आया कॉम्प्रेशन, फिर पीछे गया रेयर फ्रैक्शन। इस तरीके से कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शंस बनते रहते हैं। दिस मेक्स द साउंड वेव दैट प्रोपेगेट्स थ्रू द मीडियम। इसकी वजह से क्या होते हैं, साउंड वेव जो है मीडियम में प्रोपेगेट करते हैं, चलते हैं। कॉम्प्रेशन इज द रीजन ऑफ हाई प्रेशर, रेयर फ्रैक्शन इज द रीजन ऑफ लो प्रेशर, ठीक है, ये याद रखना। Pressure is related to the number of particles of a medium in a given volume. प्रेशर क्या होता है? किसी भी वॉल्यूम के अंदर, ठीक है, किसी भी गिवन वॉल्यूम के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं उस पर डिपेंड करता है प्रेशर। मोर डेंसिटी ऑफ पार्टिकल इन मीडियम गिव मोर प्रेशर, ठीक है। अगर पार्टिकल्स ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रेशर होगा, पार्टिकल्स कम है तो कम प्रेशर होगा। इसलिए प्रोपेगेशन ऑफ साउंड कैन बी विजुअलाइज एज प्रोपेगेशन ऑफ डेंसिटी वेरिएशंस और प्रेशर वेरिएशंस इन द मीडियम। इसलिए हम प्रोपेगेशन ऑफ साउंड को और भी तरीक़ों से विजुअलाइज कर सकते हैं कि डेंसिटी क्या है, उसकी प्रेशर वेरिएशन क्या है, इस तरीके से भी, ठीक है। इसके हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साउंड वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड वेव्स जो होती हैं कैसी वेव्स होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। यहाँ पे एक एक्टिविटी है स्लिंकी की। स्लिंकी मीन्स एक छोटे बच्चों का खेलने का होता है, इस तरीके से चूड़ियाँ टाइप्स होती है, ठीक। एक स्लिंकी लेना है, हम अपने फ्रेंड को बोल देना दूसरे साइड से उसको होल्ड कर रखे स्ट्रेच करे, ठीक। अब उसको क्या करना है, पूरा अच्छे से उसको खींचना है, ठीक है, और एक बार क्या करना है, दबाना है। व्हाट डू यू नोटिस इफ यू मूव योर हैंड पुशिंग एंड पुलिंग द स्लिंकी अल्टरनेटिवली व्हाट विल, अगर आप एक बार खींच रहे हो, एक बार दबा रहे हो खींच रहे हो, तो क्या करेगा, हमें इस तरीके की स्ट्रक्चर मिलेगी। कॉम्प्रेशन बनेगा, रेयर फ्रैक्शन मिलेगा, फिर कॉम्प्रेशन मिलेगा, फिर रेयर फ्रैक्शन मिलेगा। If you mark a dot on the slinky, you will observe that the dot on the slinky will move back and forth parallel to the direction of propagation of disturbance. अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहते हो तो इस स्लिंकी पे डॉट बना दो, मतलब इस तरीके से कोई मार्क लगा दो। अब देखो ये अभी कॉम्प्रेशन हो रहा है इधर, फिर इधर ये खुल जाएगा, लो प्रेशर आ जाएगा, इधर रेयर फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है the regions where the coils become closer are called compressions and the regions where coils are further apart are called rarefactions, ठीक है, आ गया समझ। वो जगह जहाँ पे कॉइल्स है पास रहती है उसको बोलते हैं कॉम्प्रेशन, जहाँ पे कॉइल्स दूर दूर रहती है उनको बोलते हैं रेयरफैक्शन। As we already know, sound propagates in the medium as a series of compression and rarefactions. हमें पता है साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन की एक सीरीज से। अब हम क्या कर सकते हैं ना, वी कैन कंपेयर द प्रोपेगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन अ स्लिंकी विद द साउंड प्रोपेगेशन इन द मीडियम। अब हम क्या कंपेयर कर सकते हैं इसको, प्रोपेगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन अ स्लिंकी। स्लिंकी के अंदर जो डिस्टर्बेंस होता है या फिर किसी भी मीडियम के अंदर साउंड प्रोड्यूस होती है, इनको हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं। ये जो स्लिंकी की जो वेव्स बनी थी इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इन these waves the individual particles of medium move in a direction parallel to direction of propagation of disturbance. इसके अंदर क्या हुआ,
देखो डिस्टर्बेंस क्या होता है, बेसिकली डिस्टर्बेंस ये यहाँ पे स्लिंगी नॉर्मल थी, हम लोग डिस्टर्बेंस कर दिया था, तब इसके अंदर कॉम्प्रेशन बना, रेयरफेक्शन बना, मेन ये होता है डिस्टर्बेंस। इन वेव्स के अंदर क्या है, द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मीडियम, जो किसी भी मीडियम के जो पार्टिकल्स है, हर एक पार्टिकल वो किस डायरेक्शन में जाएगा, उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस हो रहा है। हर पार्टिकल उसी डायरेक्शन में जाएगा जिसमें डिस्टर्बेंस हो रहा है। पार्टिकल जो एक जगह से दूसरी जगह हिलते नहीं है, लेकिन ऑसिलेट करते रहते, आगे पीछे आगे पीछे, जैसे आगे गए उसका ऑसिलेशन अगले के पास गया, वो आगे पीछे फिर वो अगले के पास जाएगा, ठीक है। इसके वजह से साउंड वेव क्या करती है, प्रोपेगेट करती है, और इनको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। अब आता है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स तो हो गई, हमारे पास एक और टाइप की वेव्स होती है जिनको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स डू नॉट ऑसिलेट, पार्टिकल्स ऑसिलेट तो करते हैं लेकिन डू नॉट ऑसिलेट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। जो पार्टिकल्स है वेव मतलब जो डिस्टर्बेंस हो उस डायरेक्शन में ऑसिलेट नहीं करते, लेकिन अप एंड डाउन पोजिशन में वाइब्रेट करते हैं। इसलिए transverse waves is one in which the individual particle of medium move about their mean position and direction perpendicular direction of wave propagation। उधर तो क्या था, पैरेलल था इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस, इधर क्या है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, मतलब जिधर भी वेव प्रोड्यूस हो रही है उसके परपेंडिकुलर इसकी जो वाइब्रेशन पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करेंगे। When we drop a pebble in a pond, the waves you see on the water surface example of transverse waves। किसी वाटर सरफेस में जब हम पत्थर फेंकते हैं तो कुछ वेव्स प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देती है, वो किस एग्जाम्पल है, ट्रांसवर्स वेव्स का। लाइट भी है, वो एक ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। बट फॉर लाइट द ऑसिलेशंस आर नॉट ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स और द प्रेशर और डेंसिटी, इज नॉट अ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव नहीं है, क्यों, क्योंकि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, और लाइट के अंदर क्या जो ऑसिलेशंस होते हैं वो उसकी प्रेशर और डेंसिटी के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, ठीक। यू विल कम टू नो मोर अबाउट ट्रांसवर्स वेव इन हायर क्लासेस, आप इसके बारे में हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अब तक हमने जितना भी पढ़ा दैट वाज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसमें हमें सिर्फ वेव्स के टाइप्स पढ़े हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं, ठीक है। एंड हमने क्या पढ़ा, इधर कॉम्प्रेशंस पढ़ा, रेयरफेक्शंस पढ़ा, ठीक है, साउंड कैसे, और मीडियम्स पढ़े, बस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड वेव। साउंड वेव के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और इसका स्पीड, तीन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। स्टार्ट करते हैं। साउंड वेव इन ग्राफिक फॉर्म में शोन इन फिगर 11.6। 11.6 इधर एक फिगर है जिधर इसको हमने ग्राफिकल फिगर्स दिखाए हुए हैं। कैसे, देखो यहाँ पे कोई साउंड प्रोड्यूस हो रही है, वाइब्रेशंस हो रहे हैं, पार्टिकल्स पास आ गए, प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इधर क्या बन गया, कॉम्प्रेशन। इसको दिखा दिया इस तरीके से, कॉम्प्रेशन को, पार्टिकल्स पास है, ऊपर वाले डायरेक्शन में जब मूवमेंट हुआ, ऊपर से जब हुआ वो हो गया हमारा कॉम्प्रेशन। पार्टिकल्स गए दूर, क्या बन गया हमारा, रेयरफेक्शन। पार्टिकल्स इधर गए दूर, रेयरफेक्शन। जैसे ही नीचे आया, जैसे ये रेयरफेक्शन हुआ, पार्टिकल्स दूर गए, ग्राफ हमारा नीचे आ गया, और यहाँ से यहाँ तक कि हमारी एक वेव कंप्लीट हो गई। एक वेव के अंदर क्या होता है, एक कॉम्प्रेशन एक रेयरफेक्शन दोनों मिलके एक वेव बनाते हैं, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं क्रस्ट, मैंने आपको बताया था। नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं ट्रफ, मैंने ये भी आपको बताया था, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। देखो, अ साउंड वेव in graphic form is shown in figure this which represent how density and pressure change when the sound wave moves in a medium। ये हमें बताता है कि किसी भी साउंड वेव के अंदर प्रेशर और डेंसिटी कैसे चेंज होते हैं जब वो मीडियम में ट्रैवल करता है। डेंसिटी एज वेल एज प्रेशर ऑफ द मीडियम एट अ गिवन टाइम वेरीज विद डिस्टेंस से भी मैटर करती है, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ डेंसिटी एंड प्रेशर से भी अबव और नीचे होती रहती है। एवरेज वैल्यू ऑफ डेंसिटी क्या है, जो ये है, ये एवरेज है, ये ऊपर नीचे होती रहती है। ये इस तरीके से भी बन सकता है ग्राफ, ये इस तरीके से भी बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिगर दिस एंड दिस रिप्रेजेंट द डेंसिटी एंड प्रेशर वेरिएशंस। ये जो नेक्स्ट फिगर है क्या दिखा रही है हमें, डेंसिटी और प्रेशर के वेरिएशंस दिखा रही है कि कैसे अलग अलग होते हैं। जैसे ही रिस्पेक्टिवली एज अ साउंड वेव्स प्रोपेगेट्स इन अ मीडियम, ठीक है। कॉम्प्रेशंस आर द रीजन्स वे पार्टिकल्स आर क्राउडेड टुगेदर। जहाँ पे पार्टिकल्स पास में, वो रीजन क्या है, कॉम्प्रेशन, और रिप्रेजेंटेड बाय अपर पोर्शन ऑफ द कर्व, ठीक है। कर्व में जो ऊपर वाला पोजीशन है इसको हम कॉम्प्रेशन से दिखा रहे हैं, ठीक। पीक रिप्रेजेंट्स द रीजन ऑफ मैक्सिमम कॉम्प्रेशन। ये जो रीजन है
सॉरी ये जो रीजन है वो तो एवरेज है, ये पीक जो है एकदम हाई, इधर क्या है कॉम्प्रेशन जो है अपने मैक्सिमम लेवल पे है, इसलिए कॉम्प्रेशन रीजन्स वो होते हैं जहाँ पे डेंसिटी और प्रेशर दोनों ही हाई होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो रीजन है ये एवरेज रीजन है डेंसिटी का और प्रेशर का, इससे ऊपर अगर हम गए तो प्रेशर और डेंसिटी बढ़ रहे हैं, इससे नीचे अगर हम आए तो प्रेशर और डेंसिटी कम हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या है हमारा रेयरफैक्शन, दिस द compressions are regions where density and pressure is high. Rarefaction are the region of low pressure. rarefaction कौन से रीजन है जहाँ पे प्रेशर क्या है कम, ठीक है, और डेंसिटी भी क्या है कम, और पार्टिकल्स क्या है दूर दूर, और उनको हम वैली से दिखा रहे हैं, लोअर पार्ट से दिखा रहे हैं, वैली मतलब लोअर पार्ट, ठीक है। पीक मतलब ऊपर वाला पार्ट उसको बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है, और जो वैली मतलब लोअर पार्ट है उसको बोलते हैं ट्रफ, क्या बोलते हैं ट्रफ। डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive compression and rarefaction is called wavelength. एक कॉम्प्रेशन एक रेयरफैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं वेवलेंथ, क्या बोलेंगे वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, जिसको हम बोलते हैं लैम्डा, क्या बोलते हैं LAMBDA, इसको हम कैसे बोलते हैं लैम्डा, ठीक है। रेयरफैक्शन को हम लैम्डा से लिखते हैं, ये ग्रीक लेटर है जिसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर, ठीक है। अब क्या है फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ फ्रीक्वेंटली एन इवेंट अकर्स। फ्रीक्वेंसी हमें क्या बताती है कि कोई भी इवेंट कितनी जल्दी हो रहा है, टाइम किससे रिलेटेड होती है, ठीक है। जैसे हम कोई ड्रम को बीट कर रहे हैं मान लो, ठीक है, बजा रहे हैं किसी ड्रम को, तो हम कितनी बार बजा रहे हैं एक यूनिट टाइम में, वो होती है हमारी फ्रीक्वेंसी उस ड्रम को बीट करने की, ठीक है। एक सेकंड में या फिर एक यूनिट टाइम में कितनी देर तक बजा रहे हैं, कितनी बार बीट कर रहे हैं उसको। यू नो दैट व्हेन साउंड इज़ प्रोपेगेटेड थ्रू अ मीडियम, हमें पता है जब भी कोई साउंड किसी मीडियम में प्रोपेगेट करती है, डेंसिटी ऑफ मीडियम ओसिलेट बिटवीन अ मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। जो उसकी जो डेंसिटी है ओसिलेट करती है मैक्सिमम मिनिमम पे, मैक्सिमम मिनिमम बीच में क्या होता है एवरेज। Change in density from maximum value to minimum value then again to the maximum value makes one complete oscillation। मतलब डेंसिटी चेंज हो रही है मैक्सिमम से मिनिमम, वापस फिर मिनिमम से मैक्सिमम, अब क्या होता है एक ओसिलेशन कंप्लीट होता है। नंबर ऑफ सच ओसिलेशन पर यूनिट टाइम इज फ्रीक्वेंसी। अब एक यूनिट टाइम में कितने ओसिलेशंस हो रहे हैं वो होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। If we can count the number of compression rarefaction that crosses per unit time, we'll get the frequency of sound wave। अगर हम गिन ले कि कितने compressions कितने rarefaction हो रहे हैं तो हम frequency निकाल सकते हैं। इसको हम कैसे यूनिट करते हैं, इसको बोलते हैं न्यू, इसको बोलते हैं न्यू, NEU भी बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। न्यू इसको लिखते कैसे हैं इस तरीके से, ठीक है। ये भी एक ग्रीक लेटर है जिसका ऐसा यूनिट होती है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है हर्ट्ज, वेवलेंथ की यूनिट क्या थी मीटर, और वेवलेंथ को किससे लिखते हैं लैम्डा से, ठीक है। इधर हमारे फॉर्मूला है न्यू इज़ व्हाट फ्रीक्वेंसी 1/T टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इस तरीके से रिलेटेड है, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो टाइम पीरियड हमारा कम होगा। इधर क्या है वायलिन और फ्लूट में बोथ भी प्लेड एट सेम टाइम इन एन ऑर्केस्ट्रा। किसी भी ऑर्केस्ट्रा में सेम टाइम में वायलिन और फ्लूट को बजा सकते हैं। बोथ साउंड ट्रैवल थ्रू द सेम मीडियम, दोनों की साउंड एक ही मीडियम में ट्रैवल करती है एयर में, ठीक है, और हमारे कान में भी सेम टाइम में पहुंचती है, लेकिन बोथ साउंड ट्रैवल्स एट सेम स्पीड इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, ठीक है। सोर्स अलग है बस, सोर्स मतलब एक आवाज़ आ रही है हमें वायलिन से, एक आवाज़ आ रही है हमें फ्लूट की, लेकिन साउंड हमें दोनों सेम स्पीड से आ रही है, सेम टाइम पे पहुंचे हमारे कान में, लेकिन दोनों आवाज़ क्या है अलग अलग है। क्यों? क्योंकि दोनों आवाज़ की डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या कैरेक्टरिस्टिक है? वो है हमारा पिच। क्या कैरेक्टरिस्टिक है? पिच। दोनों की जो पिच है वो है अलग अलग, ठीक है। दोनों जो हमारे कान में जा रहे हैं दोनों की पिच हमारी अलग है। हाउ द ब्रेन इंटरप्रेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एमिटेड सोर्स इज कॉल्ड पिच। पिच होता क्या है, जो मतलब हर आवाज़ की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, कुछ ना कुछ हर आवाज़ की फ्रीक्वेंसी होती है। हमारे ब्रेन के अंदर हमारे कानों में जब कोई आवाज़ जाती है और हमारा ब्रेन जब उसको इंटरप्रेट करता है कि वो कैसी फ्रीक्वेंसी है, जो हम एमिटेड साउंड हमने एमिट करी है कैसी फ्रीक्वेंसी है, उसको बोलता है पिच। अगर वाइब्रेशन ज़्यादा है, अगर ज़्यादा वाइब्रेशन की आवाज़ आ रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी ज़्यादा, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी तो उसका पिच क्या हो जाएगा ज़्यादा। इसलिए हाई पिच साउंड जो होती है उसके अंदर ज़्यादा कॉम्प्रेशंस होते हैं, ज़्यादा रेयरफैक्शंस होते हैं, ठीक है। देखो सिंपली यही होता है ना कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक यूनिट टाइम में कितने कॉम्प्रेशन कितने रेयरफैक्शन, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ज़्यादा कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन मिलेंगे,
ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट साइज एंड कंडीशंस वाइब्रेट एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज टू प्रोड्यूस साउंड ऑफ डिफरेंट पिच। अलग अलग साइज के ऑब्जेक्ट्स अलग अलग कंडीशंस पे वाइब्रेट करते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग पिच के साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, अब है मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन अदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। अब हमारा बच गया एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मतलब मैक्सिमम डिस्टर्बेंस, कि हम कितना ज़्यादा उसको हिला सकते हैं, कितना ज़्यादा वाइब्रेट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पार्टिकल्स को। और आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू, आइदर साइड मतलब या तो ऊपर या नीचे, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, मतलब कितनी हाइट तक जा सकता है, ये है हमारा एम्पलीट्यूड। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, ए से। सॉरी, as shown in figure this 11.6 C। क्या है 11.6 C? फॉर इसके अंदर क्या है, एम्पलीट्यूड दिखाया है, ठीक है, यही वो लाइन बोल रही है। एम्पलीट्यूड क्या है, ये 11.6 C के अंदर। फॉर साउंड इट्स यूनिट विल बी दैट ऑफ डेंसिटी ऑफ प्रेशर। साउंड के अकॉर्डिंग इसकी जो एनसाई यूनिट क्या होगी, जो डेंसिटी ऑफ प्रेशर की होती है वही इसकी हो जाएगी। लाउडनेस और सॉफ्टनेस कैसे पता चलती है, उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। ठीक है, एम्पलीट्यूड करते हैं तब पता चलता है उसकी लाउडनेस कितनी है, आवाज़ कितनी सॉफ्ट है। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड टू वाइब्रेट। एम्पलीट्यूड क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है कि कितनी फोर्स लगाई गई है उस ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करवाने के लिए। कितनी फोर्स लगाई है, ज़्यादा लगाई है, ज़्यादा एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। इफ़ वी स्ट्राइक अ टेबल लाइटली, अगर हम किसी टेबल को धीरे से स्ट्राइक करते हैं, हमें एक धीरे से आवाज़ सुनती है, ठीक है, सॉफ्ट साउंड, क्योंकि बिकॉज वी प्रोड्यूस अ साउंड वेव, क्योंकि हमने एक ऐसी साउंड वेव प्रोड्यूस किया है जिसकी एनर्जी क्या है, कम, लेस एनर्जी। इफ़ वी हिट द टेबल हार्ड, अगर हम उसको जोर से मारेंगे तो हमें ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी। क्यों, अ साउंड वेव स्प्रेड्स आउट फ्रॉम इट सोर्स। जो साउंड है अपने सोर्स से हट जाएगी, उसके आसपास के जो पार्टिकल्स हैं वो भी वाइब्रेट करने लग जाएंगे। As it moves away from the shores, its amplitude as well as loudness decreases। जैसे जैसे मतलब टाइम होता जाएगा, अपने शोर से हटती जाएगी, उसकी लाउडनेस कम होती जाएगी। लाउडर जो ज़्यादा तेज़ आवाज़ है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाती है, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी से। इससे पता चलता है वेव शेप्स ऑफ लाउड एंड सॉफ्ट साउंड। लाउड और सॉफ्ट साउंड के जो शेप्स हैं वेव के, वो भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, द क्वांटिटी or timbre of sound is that characteristic which enables us to distinguish one sound from another having the same pitch or loudness। तो साउंड की जो क्वालिटी होती है, ये वो कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि मतलब उसकी सेम पिच है, लाउडनेस, मतलब एक शोर से दूसरे शोर जा रही है, इससे हम उसमें डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं। ठीक है, उसका पिच, उसका लाउडनेस कितना है, ये साउंड की क्वालिटी होती है। द साउंड विच इज़ मोर प्लीजेंट टू सेड टू बी ऑफ रिच क्वालिटी। जो साउंड हमें सुनने में अच्छी लगती है उसको हम रिच क्वालिटी की बोल सकते हैं। साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, ऐसी साउंड जिसकी अंदर फ्रीक्वेंसी 1 है, ठीक है, एक सेकंड में एक ऑसिलेशन कर रही है, उसको बोलते हैं टोन। क्या बोलते हैं, टोन। साउंड विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी, ऐसा साउंड जिसके अंदर बहुत सी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ऐसी साउंड में एक ही फ्रीक्वेंसी, एक ही टाइप की आवाज़ है, इसको बोलते हैं टोन। ऐसे साउंड में बहुत सारी फ्रीक्वेंसी, सेवरल फ्रीक्वेंसीज का मिक्सचर, उसको बोलते हैं नोट। ठीक है, और वो अभी हमारे कान को सुनने के लिए अच्छी लगती है। नॉइज इज़ अनप्लीजेंट टू ईयर, जो शोर होता है वो हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता। म्यूज़िक अच्छा लगता है और वो अच्छी क्वालिटी का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस विच अ पॉइंट ऑन अ वेव। स्पीड ऑफ साउंड मतलब किसी भी आवाज़ की जो स्पीड होती है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, डिस्टेंस विच अ पॉइंट ऑन अ वेव सच एज कॉम्प्रेशन रेफ्रेक्शन ट्रेवल्स पर यूनिट टाइम। मतलब कोई भी पॉइंट एक टाइम में कितना ट्रैवल कर रहा है, एक यूनिट टाइम में। एक पॉइंट कहीं भी मान लो, कॉम्प्रेशन का मान लो, रेयरफेक्शन का मान लो, एक कॉम्प्रेशन एक यूनिट टाइम में कितना ट्रैवल कर रहा है, एक रेयरफेक्शन एक यूनिट टाइम में कितना ट्रैवल कर रहा है, वो होती है उसकी स्पीड। ठीक है, स्पीड होते हैं अपन, इसको बोलते हैं, स्पीड के लिए हमारा फॉर्मूला है व्हाट, स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस क्या है इधर, डिस्टेंस तो वही है ना, वेवलेंथ हमारी, और वेवलेंथ को हम किससे लिखते हैं इधर, लैम्डा। ठीक है, इधर वेवलेंथ लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव। इट इज़ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द साउंड वेव इन वन टाइम पीरियड, ये इसकी डेफिनेशन होती है। ठीक है, लैम्डा क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द साउंड वेव एक 1 पीरियड टाइम में। ठीक है, इसलिए हमारे फॉर्मूला हो जाते हैं u इज़ व्हाट, लैम्डा बाय t। और हमें पता है क्या, देखो
न्यू तो क्या होगा लैम्डा बाय टी, ठीक है, न्यू क्या हो गया लैम्डा बाय टी। और हमें पता है वी क्या होता है 1/t, वी क्या होता है 1/t। न्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा इंटू 1/t, इस टाइम को हम अलग से करके 1/t लिख सकते हैं ना, ठीक है। और 1/t को हम क्या लिख सकते हैं वी, तो लैम्डा फ्रीक्वेंसी क्या होती है लैम्डा म्यू, ठीक है, सॉरी स्पीड ये होती है, स्पीड इज व्हाट लैम्डा न्यू, ठीक है। इसलिए स्पीड होती है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। Speed of sound remains almost the same for all frequency in a given medium under the same physical condition. Speed of sound, जो साउंड की जो स्पीड है ऑलमोस्ट द सेम, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए सेम रहती है, ठीक है। अगर फिजिकल कंडीशन बाहर की कंडीशन अगर सेम हो तो सेम रहती है, ठीक है। इधर एक न्यूमेरिकल है, देखो जैसे कि साउंड वेव इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज़। कोई साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 किलोहर्ट्ज़। साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी व्हाट न्यू 2 किलोहर्ट्ज़ मतलब 2000 हर्ट्ज़। एंड वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर, वेवलेंथ मीन्स लैम्डा। हम हमेशा इसको मीटर में लेंगे तो सीधा ले लेते हैं 0.35 मीटर। हमें पता करना है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस दिया है इसने, ठीक है। डिस्टेंस कितना है 1.5 किलोमीटर, हमें टाइम पूछा है इसने, ठीक है। वी क्या होता है, स्पीड हम निकालेंगे पहले, स्पीड हमें यही चाहिए ना, स्पीड इज़ व्हाट डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये भी हमारे पास, ये भी हमें स्पीड चाहिए। स्पीड हम इन चीज़ों से निकालेंगे, स्पीड क्या होता है लैम्डा न्यू। लैम्डा कितना है हमारे पास लैम्डा कितना है 0.35 और न्यू कितना है 2000। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 35/100 इंटू 2000, ठीक है। सो आ जाएगा हमारे पास 700। ये क्या आ गया हमारे पास स्पीड है, ये क्या आ गई स्पीड। अब हमें क्या निकालना है टाइम निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या होगा टाइम के लिए क्या होगा, देखो टाइम इज़ व्हाट डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है हमारे पास 1.5 किलोमीटर है, किलोमीटर तो मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये कितना है हमारे पास 700, जिसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2.1 सेकेंड। क्या आ जाएगा 2.1 सेकेंड, मतलब उसको 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस चलने के लिए 2.1 सेकेंड चाहिए। यहाँ से नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। मतलब एक यूनिट एरिया के अंदर एक सेकेंड में कितनी आवाज़ आ रही है उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। हम इसको लाउडनेस और इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। बट लेकिन दोनों सेम नहीं होते। लाउडनेस क्या होता है रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू द साउंड, मतलब कान को हमारे साउंड को सुन के हमारा कान कितना रिस्पॉन्स कर रहा है, वो तो लाउडनेस। इवन व्हेन टू साउंड्स आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी वी मे हियर वन इज लाउडर अदर देन सिंपली बिकॉज द ईयर डिटेक्ट्स इट्स बेटर। मतलब हम लोग दो आवाज़ सुन रहे हैं, ठीक है, जिन दोनों की इंटेंसिटी क्या है सेम, लेकिन फिर भी हमें एक लाउड सुनाई देगी और एक दूसरे सिंपल से सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि हमारे कानों से ज़्यादा अच्छे से डिटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। हमें पढ़ना है अलग अलग मीडिया के अंदर साउंड का क्या रोल रहता है। साउंड प्रोपेगेट्स थ्रू ए मीडियम एट फाइनाइट स्पीड, मतलब साउंड जो है किसी मीडियम में एक डेफिनेट स्पीड से चलती है। साउंड ऑफ अ थंडर इज हर्ड लिटिल लेटर देन द फ्लैश ऑफ लाइट इज सीन। ये ऐसे एक क्वेश्चन बहुत नॉर्मली सा भी है कि हमें बिजली जो है चमकने से पहले हमारे कान में सुनाई क्यों देती है, ठीक है, सॉरी हमारे कान में थोड़ा सा बाद में सुनाई देती है, पहले हमें दिखती क्यों है, ये क्वेश्चन है। वी कैन मेक आउट द साउंड ट्रेवल्स विद स्पीड विच इज़ मच लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। हम इसका रीज़न क्या बता सकते हैं, क्योंकि जो साउंड है लाइट की स्पीड से थोड़ा बहुत ही कम स्पीड से चलती है। लाइट्स की स्पीड तो क्या है 3 × 10⁸, ठीक है, और साउंड की स्पीड कम रहती है। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है कि वो किस मीडियम में चल रही है, ठीक है। हम इसको बाद में पढ़ेंगे लेटर हायर क्लासेस। द स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। स्पीड ऑफ साउंड किस पे भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड जो डिक्रीज होती रहती है जब हम सॉलिड से गैस में जाते हैं। सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड रहती है सॉलिड के अंदर, सबसे कम रहती है गैस के अंदर, डिक्रीज होती रहती है जैसे गैस में जाती है, ठीक है। इन एनी मीडियम एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम किस में रहती है, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। किसी भी मीडियम में जो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते रहते हैं तो हमारी स्पीड ऑफ साउंड भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारी स्पीड ऑफ साउंड कितनी है 331, ठीक है। हमने 0 से 22 कर दिया तो हमें स्पीड ऑफ साउंड कितनी हो जाएगी 344। गॉट इट।
स्पीड ऑफ साउंड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इन वेरियस मीडिया आर लिस्टेड इन दिस। यहाँ पे एक टेबल है, इसमें अलग अलग मीडियम में हमने क्या बताया स्पीड ऑफ साउंड बताइए। सबसे देखो ज़्यादा देखो किस में, सॉलिड स्टेट में। सॉलिड में एल्यूमिनियम उसके अंदर कितना होता है 6420 मीटर पर सेकेंड, निकल में 6040, इस तरीके से ग्लास में आयरन में सबका दिया हुआ है। लिक्विड के अंदर हम देखें तो वाटर के अंदर कितना होता है 1531 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अलग डिस्टिल वाटर में तो और भी कम होता है 1498। जैसे हम गैस में देखना स्टार्ट करते हैं तो बहुत कम हो जाता है। हाइड्रोजन के अंदर 1200 होता है, ऑक्सीजन के अंदर जस्ट 316 होता है, और एयर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड कितनी रहती है जस्ट 346 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड रिफ्लेक्ट भी होती है कैसे, देखो साउंड बाउंसेस ऑल ऑफ अ सॉलिड और ए लिक्विड लाइक ए रबर बॉल बाउंसेस ऑफ अ वॉल। साउंड कैसे बाउंस करती है, एक रबर बॉल की तरह बाउंस करती है, जैसे कोई रबर बॉल वॉल पे दीवार पे बाउंस करती है, ठीक है। लाइक लाइट साउंड गेट्स रिफ्लेक्टेड एट द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड एंड फॉलोज द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस। हमने पहले क्या बताया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं। लाइट की तरह साउंड भी रिफ्लेक्ट होती है, जैसे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज एंगल टू एंगल, पढ़ते हैं ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, ठीक है। एक नॉर्मल हम ड्रॉ करते थे, सेम रूल्स इसमें लगेंगे। Direction in which sound is incident and is reflected make equal angles to the normal to the reflecting surface the point of incidence and three are in same plane। क्या बताया था मैंने, कुछ रूल्स बताए थे, ठीक है। जैसे कि जितने भी चीज़ें हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, जैसे कि ये होता है हमारा नॉर्मल, इधर से रे जा रही है, ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे, और ये बनाती है इधर एंगल, इंसिडेंट एंगल, इधर क्या होगी रिफ्लेक्ट हो गई है, रिफ्लेक्टेड एंगल, ये बनाती है रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये और ये एंगल जो है क्या होगा सेम, ठीक है, और ये तीनों सेम प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। गॉट इट। एन ऑब्स्टेकल ऑफ लार्ज साइज में बी पॉलिश्ड और रफ इज नीडेड फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इधर क्या चाहिए, इसको रिफ्लेक्ट करवाने के लिए एक ऑब्स्टेकल चाहिए बड़ी साइज के, जो पॉलिश हो या फिर रफ हो, ठीक है। इसके लिए एक्टिविटी है, हमें 2 पाइप्स लेने हैं, ठीक है। अब हम उन पाइप्स को इस तरीके से फिट कर देंगे, मतलब गोल गोल कर लेंगे। लेंथ ऑफ द पाइप शुड बी सफिशिएंटली लॉन्ग, लेंथ जो है कम नहीं पड़नी चाहिए, सफिशिएंट रहनी चाहिए। हम उन्हें टेबल पे अरेंज कर देंगे, यहाँ पे एक क्लॉक रख देंगे, ठीक है, कि हम ये देखने के लिए कितने टाइम में आवाज़ हम बाहर से सुन पा रहे हैं। एडजस्ट द पोजिशन ऑफ द पाइप सो दैट यू कैन बीट बेस्ट हेयर द साउंड ऑफ द क्लॉक। ये जो क्लॉक की आवाज़ है इस तरीके से हम एडजस्ट करेंगे यहाँ पे कान लगा के, कि ताकि हम अच्छे से सुन पाए, इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। अब क्या करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करेंगे, मेजर करेंगे, ठीक है। लिफ्ट द पाइप ऑन द राइट वर्टिकली टू अ स्मॉल हाइट एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। पाइप को हम थोड़ा सा वर्टिकली लिफ्ट करेंगे, थोड़ी सी हाइट पे, देखेंगे क्या होता है। पाइप को थोड़ा सा उठाएंगे। इन प्लेस ऑफ क्लॉक अ मोबाइल फ़ोन या फिर और कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। गॉट इट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक एको। क्या हमारा नेक्स्ट टॉपिक एको। एको मीन्स मेनली क्या होता है, जब हम एक आवाज़ किसी खाली जगह पे चिल्लाते हैं, आवाज़ एको होती है, गूंजती है, ठीक है। इफ़ वी शाउट और क्लैप नियर अ suitable reflecting object such as tall building mountain will hear the same sound again a little later। अगर हम किसी बड़े से बिल्डिंग या माउंटेन के पास क्लैप करें, कुछ आवाज़ प्रोड्यूस करें, तो हमें कुछ टाइम बाद, कुछ छोटे से टाइम बाद, कुछ सेकेंड्स बाद आवाज़ वापस सुनाई देती है, और वो क्या होता है एको। क्या होता है वो एको। सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। वो जो आवाज़ है हमारे ब्रेन में ऑलमोस्ट इतने टाइम तक रहती है 0.1 सेकेंड। सोच लो आप, 1 सेकेंड कितना छोटा होता है, 1 हो गया, इसका 10th पार्ट, ठीक है, 1 सेकेंड 0.1। टू हेयर अ डिस्टिंक्ट एको द टाइम ट्रेवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड रिफ्लेक्टेड वन मस्ट बी एटलीस्ट 0.1 सेकेंड। अगर मैं एको सुनना है तो ओरिजिनल साउंड और जो रिफ्लेक्टेड साउंड है दोनों के बीच का टाइम गैप कितना होना चाहिए 0.1 सेकेंड का, ठीक है। अगर हम साउंड को ले रहे हैं मतलब 344 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और टेम्परेचर मान लो कितना है 22 डिग्री सेल्सियस, द साउंड मस्ट गो ऑन द ऑब्स्टेकल एंड रीच बैक टू द ईयर ऑफ द लिसनर रिफ्लेक्शन आफ्टर 0.1 सेकेंड। यही जो साउंड है इतनी स्पीड से आनी चाहिए वापस 0.1 सेकेंड के बाद। इसलिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड बैक शुड बी एटलीस्ट कितना होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस कितना होना चाहिए 344 अपॉन ये तो क्या है स्पीड, और ये क्या है टाइम,
हमें डिस्टेंस निकालने, टोटल डिस्टेंस कितना होना चाहिए 34.4 मीटर, ठीक है। किस किस के बीच का डिस्टेंस है, कहाँ से हमने आवाज़ निकाली है, ठीक है, और पॉइंट ऑफ जनरेशन का टोटल इसको बाय साउंड मतलब पॉइंट ऑफ जनरेशन से लेके जहाँ तक वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है। इसलिए एकोज को सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टेकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड मस्ट बी हाफ ऑफ द डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, और जो ऑब्स्टेकल है, ठीक है, जहाँ से आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है उसका ऑलमोस्ट हाफ होना चाहिए। इसका हाफ कितना होगा था 17.2। डिस्टेंस विल चेंज विद द टेम्परेचर। हम पता है टेम्परेचर से डिस्टेंस चेंज हो जाते हैं, मतलब टेम्परेचर से साउंड का डिस्टेंस चेंज होता है। एकोज को हम सुन सकते हैं मोर देन वंस ड्यू टू सक्सेसिव और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। जितने ज़्यादा हम रिफ्लेक्शंस करवाएंगे साउंड के, ठीक है, क्योंकि ऑब्स्टेकल लगाई, ठीक है, इधर से हमने कोई साउंड प्रोड्यूस करी, ठीक है, इधर से निकलेगी, हम साउंड को वापस सुनेंगे, इधर कोई और ऑब्स्टेकल लगा दो, फिर और कहीं जाएगी, तो जितने ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स लगाएंगे उतनी बार उस आवाज़ को सुन सकते हैं। रोलिंग ऑफ थंडर इज ड्यू टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। मतलब कोई भी जब बादल गरजते हैं तो वो बहुत सारे साउंड के रिफ्लेक्शंस होते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, ऐसे रिफ्लेक्ट होते हैं, क्लाउड से लैंड से रिफ्लेक्शन होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिवर्बरेशन। क्या होता है रिवर्बरेशन, देखो रिवर्बरेशन क्या होता है। साउंड क्रिएटेड इन अ बिग हॉल will persist by repeated reflections from the walls until it is reduced to value which it is no longer audible. Reverberation वो होता है, कोई बड़ा सा हॉल है, बहुत सारे इधर रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, वॉल से अलग अलग चीज़ों से, जब तक कि वो आवाज़ सुनना बंद ना हो जाए, ठीक है, जब तक कि आवाज़ सुनना बंद ना हो जाए, वो होता है रिवर्बरेशन। रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट इन दिस परसिस्टेंस ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। रिपीटेड रिफ्लेक्शंस, बार बार इस आवाज़ को सुनने के लिए हम जो बार रिफ्लेक्शंस करवा रहे होते हैं हमारा रिवर्बरेशन। किसी ऑडिटोरियम में, बिग हॉल में बहुत सारे रिवर्बरेशंस होते हैं, हाईली अनडिजायरेबल, ठीक है। इस रिवर्बरेशन को कम करने के लिए रूफ एंड वॉल ऑफ द ऑडिटोरियम आर जनरली कवर्ड विद साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स। इस रिवर्बरेशन को कम करने के लिए जो हमारे ऑडिटोरियम वगैरह की दीवारें, जो छत होती हैं, उनको इस तरीके से बनाया जाता है साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स की वजह से, जैसे कि कॉम्प्रेस्ड फाइबर बोर्ड थ्रू रफ प्लास्टर और ड्रेपरीज, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग। सीट मटेरियल ऑल्सो सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज़। जो बैठने की जो सीट्स होती है वो भी उस तरीके से बनाई जाती है कि वो साउंड एब्जॉर्बिंग हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अलग अलग रिफ्लेक्शंस, ठीक है, जैसे कि 3 एप्लीकेशंस दिए हैं। फर्स्ट है मेगाफोन्स का, लाउड हेलर्स, हॉर्न्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि ट्रम्पेट्स होते हैं, शेनाइज होती हैं, इन सब को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है सेंड साउंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विदाउट सेंडिंग इन ऑल डायरेक्शन। ये साउंड को एक ही डायरेक्शन में भेजेगा, ठीक है, ये साउंड को एक ही डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में नहीं भेजेगा, ठीक है। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं इसके अंदर, ऐसे यहाँ से आवाज़ गई, ऐसे गई, बहुत सारे रिफ्लेक्शंस होते हैं, ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट इज इन दीज इंस्ट्रूमेंट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, एक ट्यूब फॉलोड बाय ए कॉनिकल ओपनिंग रिफ्लेक्ट साउंड टू अ गाइड मोस्ट ऑफ द साउंड वेव फ्रॉम द सोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड द ऑडियंस, ठीक है। जैसे कि ये तो हमारा हॉल का है एग्जाम्पल। इस तरीके से कुछ बोर्ड बना दिया, यहाँ से साउंड आ रही है, टकराई टकराई टकराई, रिफ्लेक्ट हुई रिफ्लेक्ट हुई रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, इस तरीके से होते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेथोस्कोप का, एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर साउंड्स प्रोड्यूस होती है उनको सुनने के लिए, उसका मेनली हार्ट के लिए होता है, लंग्स के लिए होता है। इन स्टेथोस्कोप द साउंड ऑफ द पेशेंट हार्ट बीट रीचेज द डॉक्टर ईयर बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड के जो स्टेथोस्कोप है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, रिफ्लेक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर जो है हमारे हार्ट की आवाज़ को सुन पाता है। इसके बाद में जनरली द सीलिंग्स ऑफ कंसर्ट हॉल्स, जो ये इसका एग्जांपल है, कंसर्ट हॉल्स की जो सीलिंग्स होती है, कॉन्फ्रेंस हॉल, सिनेमा हॉल, कर्व बनाई जाती है, ठीक है, थोड़ी सी गोल करके बनाई जाती है, सो दैट द रिफ्लेक्शन रीचेज ऑल कॉर्नर, ताकि बार बार रिफ्लेक्शन हो, ठीक है, साउंड का, और हर कॉर्नर तक आवाज़ पहुँचे। Sometimes a curved soundboard may be placed behind the stage so that the sound after reflecting from the soundboard spreads evenly across the width of the hall. कभी कभी जो कर्व्ड साउंड बोर्ड भी कर्व्ड बनाया जाता है, ठीक है, स्टेज के सामने रख दिया जाता है ताकि साउंड जो ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्टेड हो, ठीक है, और हर मतलब बहुत ही ज़्यादा विड्थ तक वो आवाज़ जाए, ठीक है। यहाँ पे जैसे सीलिंग को कर्व्ड बना दिया, यहाँ से आवाज़ जा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, हर इंसान तक जाएगी आवाज़, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रेंज ऑफ हियरिंग, कि हम कितने से कितना फ्रीक्वेंसी है, कितने से कितना अमाउंट को हम सुन सकते हैं। देखो
द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बींग्स कितना होता है, 20 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी से लेके 20,000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को हम सुन सकते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 एंड सम एनिमल्स सच एज डॉग्स कैन हियर अप टू 25 हर्ट्ज़ किलो हर्ट्ज़। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब 5 साल से छोटे बच्चे, फिर कुछ एनिमल्स जिसकी डॉग्स वगैरह होते हैं, वो 25,000 हर्ट्ज़ तक सुनते हैं। हम कितना सुन सकते हैं, 20,000, ठीक है, 25,000 तक भी सुन सकते हैं। एज पीपल ग्रो ओल्डर, जैसे बड़े होते हैं उनके कान जो है थोड़े कम सेंसिटिव होने लग जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को अच्छे से नहीं सुन पाते। साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिलो 20 हर्ट्ज़, 20 हर्ट्ज़ से जो नीचे की साउंड होती है उनको बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स, ठीक है, इंफ्रासाउंड बोलते हैं। अगर हम इंफ्रासाउंड को सुन सकते हैं, इफ़ वी कुड हियर इंफ्रासाउंड, वुड हियर द वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम जस्ट एज वी हियर द वाइब्रेशन ऑफ विंग्स ऑफ अ बी। अगर हम 20 हर्ट्ज़ की कम फ्रीक्वेंसी को सुन सकते तो हमें पेंडुलम की आवाज़ भी सुनाई देती, ठीक है, वो जो करता है पेंडुलम, जैसे कि मक्खी के जो विंग्स करते हैं ना वाइब्रेट, उन्हीं की तरह हमें सुनाई देता। राइनोसोरस कम्युनिकेट यूजिंग इंफ्रासाउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी एज लो एज 5 हर्ट्ज़। जो राइनोसोर्स होते हैं, जानवर जो होते हैं, वो ऑलमोस्ट 5 हर्ट्ज़ से कम फ्रीक्वेंसी को भी कम्युनिकेट कर पाते हैं। वेल्स एलिफेंट्स प्रोड्यूस साउंड इन इंफ्रासाउंड रेंज। वेल्स और एलिफेंट्स जो है ऑलमोस्ट इन रेंज में आवाज़ को प्रोड्यूस करते हैं, हम नहीं सुन पाते हैं। ऐसा भी ऑब्जर्व किया जाता है दैट सम एनिमल्स गेट डिस्टर्ब बिफोर अर्थक्वेक्स। कुछ जो एनिमल्स होते हैं अर्थक्वेक से उन्हें पहले ही पता चल जाता है। अर्थक्वेक जो है थोड़ी थोड़ी लो फ्रीक्वेंसी की इंफ्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं मेन शॉक आने से पहले, ठीक है। बेन विच पॉसिबली अलर्ट द एनिमल, जिस वजह से एनिमल क्या हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20 किलो हर्ट्ज़ आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक। अगर 20,000 हर्ट्ज़ से ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं अल्ट्रासाउंड, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासाउंड जो होते हैं कौन प्रोड्यूस करता है, जैसे कि डॉल्फिन्स, बैट्स, पोर्पोइस, ठीक है, ये एनिमल्स कुछ जो है अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स, 20,000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की आवाज़। मोथ्स ऑफ सर्टेन फैमिलीज़ हैव वेरी सेंसिटिव हियरिंग इक्विपमेंट। कुछ ऐसी फैमिलीज़ होती है, तो कुछ ऐसी जानवर की फैमिलीज़ होती है जिनका जो हियरिंग इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। दीज मोथ्स कैन हियर द हाई फ्रीक्वेंसी से, जैसे कि मोथ होते हैं ना, मोथ जो जानवर होते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज़ को भी सुन सकते हैं। स्क्वीक्स ऑफ द बैट्स एंड नो व्हेन अ बैट इज फ्लाइंग नियर बाय एंड आर एबल टू एस्केप कैप्चर। रैट्स ऑल्सो प्ले गेम्स बाय प्रोड्यूसिंग अल्ट्रासाउंड। बैट्स और रैट्स ये भी कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स। हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड, मतलब जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है कहाँ पे यूज़ होती है। अल्ट्रासाउंड्स जो होते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती है। अल्ट्रासाउंड्स आर एबल टू ट्रैवल थ्रू वेल डिफाइंड पाथ्स। अल्ट्रासाउंड जो होते हैं वो वेल डिफाइंड पाथ, मतलब कि एक फिक्स पाथ रहता है उनको, वहीं से वो ट्रैवल करते हैं। अल्ट्रासाउंड को यूज़ किया जाता है एक्सटेंसिवली मेन किस में, इंडस्ट्रीज़ में और मेडिकल पर्पज़ के लिए, ठीक है, फैक्ट्रीज़ में और मेडिकल काम के लिए यूज़ करते हैं। अब देखो इसका एप्लीकेशन, जैसे कि अल्ट्रासाउंड को जनरली किस में यूज़ करते हैं, पार्ट्स को क्लीन करने के लिए जहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते, जैसे कि स्पाइरल ट्यूब, ओड शेप पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट टू बी क्लीनर प्लेस्ड इन क्लीनिंग सोल्यूशन, जिनको हमें साफ़ करना है वो सोल्यूशन में रखते हैं, ठीक है, वहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव्स पास करते हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई हो जाती है कि जो पार्टिकल्स, जो डस्ट वगैरह की पार्टिकल्स होते हैं उसको चिपक जाते हैं और फिर वो बाहर आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लॉज इन मेटल ब्लॉक्स। मेटल की जो चीज़ें होती हैं उनके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है, टूट फूट जाते हैं, तो वो भी डिटेक्ट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। मेटेलिक कंपोनेंट्स आर जनरली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग स्ट्रक्चर। वो मेटेलिक कंपोनेंट्स को हम किस में यूज़ करते हैं, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, मशीन्स बनाने में, ठीक है। क्रैक्स और होल्स मतलब बाहर से हमें दिखते नहीं है, अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या करते हैं, इनको पता कर लेती है। अलाउड टू पास थ्रू द मेटल ब्लॉक, मेटल ब्लॉक में पास किया जाते हैं। डिटेक्टर आर यूज टू डिटेक्ट द ट्रांसमिटेड वेव्स। डिटेक्टर को हम यूज़ करते हैं इनको ट्रांसमिट वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए। अगर फिर भी थोड़ा सा डिफेक्ट भी होता है, द अल्ट्रासाउंड वेव जो है वापस आ जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, आगे नहीं जा पाती। अगर मान लो इस तरीके से हम यहाँ पे भेजते हैं, ठीक है, ये कोई मेटल का ब्लॉक है, इधर कोई डिफेक्ट नहीं है, पूरी आवाज़ आगे जा रही है, इधर थोड़ा सा डिफेक्ट है ना, बाहर आ जाते हैं, पता चल जाता है इसके अंदर यहाँ पे कोई क्रैक है, फ्लॉ है, ठीक है। ऑर्डिनरी साउंड ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ कैन नॉट बी यूज फॉर सच पर्पज़। जो नॉर्मल साउंड होती है ज़्यादा वेवलेंथ की, उनको हम ऐसे काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या होगी, वो कॉर्नर्स पर राउंड बेंड हो जाएगी, फिर आगे चली जाएगी, इस डिटेक्टर के अंदर ही घुस जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द हार्ट
एंड फ्रॉम द इमेज ऑफ द हार्ट। इस टेक्निक को बोलते हैं एकोकार्डियोग्राफी। मतलब अल्ट्रासोनिक वेव्स को हमें हार्ट के कुछ पार्ट्स में भी रिफ्लेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हार्ट की इमेजेस लेने के लिए। इसको बोलते हैं एकोकार्डियोग्राफी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। अल्ट्रासाउंड स्कैनर एक वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ करके हमारी बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स को पिक्चर्स देता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड स्कैनर। डॉक्टर में इमेज द पेशेंट्स ऑर्गन जैसे लिवर, गॉल ब्लैडर, यूट्रस, किडनी, इन सब के पिक्चर्स दे सकते हैं। इट हेल्प्स द डॉक्टर टू डिटेक्ट एबनॉर्मेलिटीज़, जिसकी वजह से डॉक्टर को एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में पता चलता है, जैसे कि स्टोन्स होते हैं गॉल ब्लैडर में, किडनी में, ट्यूमर्स होते हैं अलग अलग ऑर्गन्स में, सब पता कर सकते हैं। इस टेक्निक में जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं वो हमारी बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर से ट्रैवल करती है, ठीक है, और फिर रिफ्लेक्ट होती है ऐसे रीजन से, मतलब वेयर देयर इज़ अ चेंज इन टिश्यू डेंसिटी, जहाँ पे नॉर्मल टिश्यू से कुछ चेंज हो जाए, मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ होती है, ठीक है, यहाँ पे कुछ डिफेक्ट होता है, वहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है वो साउंड वेव्स, ठीक है। दीज वेव्स आर देन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इन वेव को किस में कन्वर्ट किया जाता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स की इमेजेस जनरेट होती हैं, पैदा हो जाती हैं। इन इमेजेस को फिर डिस्प्ले किया जाता है किसी मॉनिटर पे, फिर प्रिंट कर दिया जाता है, और इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी इज ऑल्सो यूज for examination of the fetus during pregnancy to detect congenital defects and growth abnormalities. अल्ट्रासोनोग्राफी को इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं जब कोई प्रेगनेंसी के टाइम पे जो फीटस होता है, जो छोटा बच्चा हो, मतलब जो कम्प्लीटली डेवलप नहीं होता, फीटस एक स्टेज होती है, ठीक है, अलग अलग स्टेजेस होती है, ठीक है, उसके में हम एग्जामिनेशन कर सकते हैं कि क्या उसके अंदर कॉन्जेनाइल कुछ बॉडी के अंदर कुछ डिफेक्ट्स है, फिर ग्रोथ की कुछ एबनॉर्मलिटीज़ है, उसके अंदर में हम यूज़ कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड मतलब बेबी के बर्थ से पहले ही पता चल जाता है कि उसके अंदर ये डिफेक्ट होगा। अल्ट्रासाउंड में बी एम्प्लॉयड टू ब्रेक द स्मॉल स्टोन्स फॉर्म इन द किडनीज इनटू फाइन ग्रेन्स। दीज ग्रेन्स लेटर देन फ्लश्ड आउट विद यूरिन। कुछ हमारी बॉडीज के अंदर स्टोन्स हो जाते हैं ना, जिनको हम बोलते हैं पथरी हो जाती है, ठीक है, स्टोन्स, बहुत छोटे छोटे स्टोन्स, कुछ तो बहुत छोटे तो कुछ बहुत बड़े होते हैं। जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं उनको अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी की वजह से, वेव्स की वजह से तोड़ दिया जाता है, और फिर जो छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, यूरिन के साथ फ्लश आउट हो जाते हैं। तो वो इन कुछ स्टोन्स, किडनी स्टोन्स में भी उनको ख़त्म करने के लिए भी यूज़फुल होते हैं। ये हमारे एप्लीकेशन से अल्ट्रासाउंड के, अल्ट्रासाउंड वेव्स हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने चैप्टर पढ़ लिया पूरा साउंड, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट लाइन्स होती है, ठीक है, हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा वो आप लोग पढ़ लेना। एंड देन इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 17 यहाँ पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, कुछ चैप्टर के इंटेक्स क्वेश्चन हैं, सब कुछ हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, ठीक है। एंड इस क्लास नंबर 9 में सिर्फ एक चैप्टर बचता है हमारा, चैप्टर नंबर 12 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, जो कि बहुत ईजी सा नॉर्मल सा चैप्टर है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको क्वेश्चन आंसर करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट। थैंक यू।